आइए अपवर्तन, स्नेल के नियम और अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझते हैं। तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे यदि पानी से कांच में जाता है, तो प्रकाश की किरणें कुछ मुड़ जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, जिससे दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति की दिशा बदल जाती है। लेकिन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय जब प्रकाश की किरणें मुड़ती हैं, अपनी दिशा बदलती हैं, तो वे एक नियम का पालन करती हैं। चलिए इस नियम को समझते हैं। तो इसके लिए हम पहले दोनों माध्यमों के अंतरा पृष्ठ पर, अंतरा पृष्ठ का मतलब जिस पृष्ठ पर दोनों माध्यम मिलते हैं, वहां पर जिस बिंदु पर किरण मुड़ रही है, उस बिंदु पर इस तरह एक अभिलंब खींचते हैं। इस कोण को आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसे अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब यदि हम इन दोनों कोणों की ज्या यानी साइन का अनुपात लें, इसका मतलब आपतन कोण की ज्या जिसे हम साइन आई से दर्शाते हैं बटा अपवर्तन कोण की ज्या जिसे हम साइन आर से दर्शाते हैं, इस अनुपात को लें तो इस अनुपात का मान स्थिर होता है। यह एक स्थिरांक होता है और इसे ही स्नेल का अपवर्तन का नियम कहा जाता है। ध्यान रहे कि यह स्थिरांक दोनों माध्यमों पर निर्भर करता है। जैसे पानी और कांच के लिए इसका मान 1.13 है। इसका मतलब यह है कि किन्हीं दो माध्यमों के अलग अलग युग्मों के लिए यह मान अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि दो माध्यमों के किसी निश्चित युग में प्रकाश की किरण चाहे किसी भी कोण से आपतित हो, जैसे यह दूसरी किरण है जो एक अलग कोण से आपतित हो रही है, इसलिए यहाँ आपतन कोण अलग होगा और अपवर्तन कोण भी अलग होगा। लेकिन इन दोनों माध्यमों के लिए साइन आई बटा साइन आर का मान हमेशा समान रहेगा, स्थिर रहेगा, और इस स्थिरांक को ही अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। चलिए अपवर्तनांक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो अपवर्तनांक को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी के स्मॉल n अक्षर का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि अपवर्तन कांच में हो रहा है, इसलिए n के नीचे हम g को लिखते हैं, मतलब इसे Ng इस तरह से लिखते हैं। यहाँ g ग्लास यानी कांच के लिए है। लेकिन चूंकि प्रकाश पानी से होकर कांच में आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि यह कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक है और इसे NGW लिखेंगे और इसका मान 1.13 होता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि यह संख्या कैसे निर्धारित होती है। कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.13 ही क्यों है? तो इसका कारण यह है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है और इसी के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। पानी में प्रकाश की चाल अलग होती है और कांच में अलग होती है। प्रकाश की चाल में इस परिवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं, जिससे दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति की दिशा बदल जाती है और इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात ही अपवर्तनांक होता है। इसका मतलब है कि इस उदाहरण में कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक जो 1.13 है, यह संख्या वास्तव में पानी में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात है, VW बटा VG। यह अनुपात निकालते समय ध्यान रखें कि अंश में कौन सी संख्या आएगी और हर में कौन सी संख्या आएगी। जिस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, उसे हमेशा अंश में रखा जाता है। चूंकि हम यहाँ कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए पानी में प्रकाश की चाल को अंश में रखेंगे और जिस माध्यम में अपवर्तन हो रहा है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को यानी यहाँ कांच में प्रकाश की चाल को हर में रखेंगे। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि हीरे का तेल के सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसे मैं यहाँ N और नीचे DO लिख सकता हूँ, यहाँ D मतलब डायमंड, O मतलब ऑयल, तो हीरे का तेल के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसे लिख सकते हैं हम तेल में प्रकाश की चाल VO बटा हीरे में प्रकाश की चाल VD, है ना। जिस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है उसे हम अंश में रखेंगे, ऊपर रखेंगे, बटा हीरे में प्रकाश की चाल।
इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं कि कांच का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, यदि पहला माध्यम निर्वात है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो निर्वात एक विशिष्ट माध्यम है, इसलिए हम निर्वात को नहीं लिखते हैं और केवल कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे। यानी जिस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, यदि उस सापेक्ष माध्यम का उल्लेख ना हो तो इसका मतलब स्वाभाविक रूप से वह माध्यम निर्वात है। यही अपवर्तनांक को लिखने की पारंपरिक विधि है। इसी तरह यदि आपसे पूछा जाए कि कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, यहाँ किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं पूछा गया है ना? तो इसे हम कैसे बताएंगे? तो जैसा हमने अभी देखा, वास्तव में यहाँ सापेक्ष माध्यम निर्वात है। इसका मतलब हमें कांच का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष बताना है। इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल को अंश में रखेंगे, जो लगभग 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल c बटा कांच में प्रकाश की चाल, जिसे हम Vg लिखेंगे। अब चलिए हमने जो समझा है उसके आधार पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो मान लीजिए कि प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम A में 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है और 60 डिग्री के कोण पर दूसरे माध्यम B में अपवर्तित हो जाती है। हमें ज्ञात करना है कि माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है। तो क्यों ना पहले आप इस प्रश्न को स्नेल के नियम का उपयोग करके स्वयं हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्नेल का नियम यह है कि आपतन कोण की ज्या, जो यहाँ 30 डिग्री है, बटा अपवर्तन कोण की ज्या, जिसका मान यहाँ 60 डिग्री है, इन दोनों का अनुपात माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। sin 30 बटा अपवर्तन कोण जो 60 डिग्री है, तो sin 30 बटा sin 60। चूंकि यहाँ सापेक्ष माध्यम A है, इसलिए इसका मान अंश में है और माध्यम B में अपवर्तन हो रहा है। माध्यम B का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, इसलिए इसका मान हर में है। अब हम sin 30 और sin 60 के मानों को रखकर इसे हल कर सकते हैं। तो sin 30 का मान 1/2 होता है और sin 60 का मान √3/2 होता है। इसलिए sin 30 की जगह 1/2 बटा sin 60 की जगह √3/2 लिख देंगे और इसे हल करने पर हमें 1/√3 मिलता है। यही माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक है। इसी तरह यदि आपसे यह पूछा जाए कि माध्यम A का माध्यम B के सापेक्ष अपवर्तनांक NAB क्या है, तो आप इसे कैसे हल करेंगे? वीडियो को रोककर इसे सोचिए कि आप कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब हमारे लिए सापेक्ष माध्यम B होगा। इसका मतलब अब प्रकाश की किरण माध्यम B से आपतित हो रही है और माध्यम A में अपवर्तित हो रही है, इसलिए यह अब आपतन कोण बन जाएगा और यह अपवर्तन कोण होगा। अब स्नेल का नियम लगाने पर माध्यम A का माध्यम B के सापेक्ष अपवर्तनांक मतलब NAB बराबर sin 60 बटा sin 30 होगा। यदि इसे ध्यान से देखें तो वास्तव में यह माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है sin 30 बटा sin 60 है, इसका विपरीत है, व्युत्क्रम है। तो हम इसे 1/√3 का व्युत्क्रम यानी √3 लिख सकते हैं, इसलिए यह √3 होगा। इसका मतलब दो माध्यमों के एक युग्म में पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। मान लीजिए कि हमें दिया गया है कि इस माध्यम B में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और हमें ज्ञात करना है कि माध्यम A में प्रकाश की चाल क्या है। तो हम यह कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसे ज्ञात करने के लिए हम अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल के बीच जो संबंध है उसका उपयोग कर सकते हैं। हमने अभी समझा कि माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब है सापेक्ष माध्यम A में प्रकाश की चाल बटा माध्यम B में प्रकाश की चाल, यानी NBA बराबर VA बटा VB। अब यहाँ हम ज्ञात कर चुके हैं कि माध्यम B का माध्यम A के सापेक्ष अपवर्तनांक 1/√3 है
और हमें माध्यम बी में प्रकाश की चाल दी गई है जो वी बी बराबर 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है। तो अब इन मानों को इस सूत्र में प्रतिस्थापित करने पर हम माध्यम ए में प्रकाश की चाल वी ए ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी एन बी ए बराबर है वी ए बटा वी बी, ए में प्रकाश की चाल बटा माध्यम बी में प्रकाश की चाल। अब यहाँ माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक 1/√3 है, तो इसे हम लिखेंगे 1/√3 बराबर वी ए जो हमें ज्ञात करना है बटा वी बी जिसका मान 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है। और जब इसे हम हल करते हैं तो हमें माध्यम ए में प्रकाश की चाल यानी वी ए बराबर 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड बटा √3 मिलता है। यही उत्तर है।